हर हर महादेव दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मैं तेरी हीर भाग 49। वंश को मनाना मुन्ना के बाएं हाथ का खेल था। हालांकि मुन्ना ऐसे शोर शराबे वाली जगहों पर जाता नहीं था, लेकिन वंश के लिए चला आया। वंश अपने फोन में बिजी था और मुन्ना सामने उस बुजुर्ग को देखने में। मुन्ना देख रहा था कि इस उम्र में भी उस बुजुर्ग दंपति के चेहरे पर कितना संतोष था। अब कहाँ चलना है? वंश ने पूछा। तुम बताओ कहाँ जाना है? मुन्ना ने कहा। चल आज घाट पर चलते हैं, वंश ने अपना फोन जेब में डालते हुए कहा। मुन्ना ने सुना तो उसकी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसने वंश को देखकर कहा, कहीं हम सपना तो नहीं देख रहे? तू घाट जाने की बात कर रहा है? यार मुन्ना, अभी तूने ही तो कहा कि बनारस स्विट्जरलैंड जैसा दिखता है। अब चल, वंश ने जीप की सीट पर बैठते हुए कहा। मुन्ना भी खुशी खुशी आकर सीट पर बैठा और दोनों वहां से निकल गए। आधे घंटे बाद दोनों दशाश्वमेध घाट पहुंचे। जीप को बाहर खड़ा कर दोनों जैसे ही घाट की तरफ जाने लगे, वहां मौजूद पहरेदारों ने उन्हें रोक लिया और कहा, बबुआ आज घाट पर ना जा सकी हो? क्यों चचा, क्या हुआ? मुन्ना ने पूछा। बेटवा साफ सफाई का कुछ काम चल रहा है, कल शाम में बड़ी पूजा है यहाँ, आदमी ने कहा। मुन्ना ने वंश की तरफ देखा तो वंश ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, हम फिर कभी चले आएंगे। चले मुन्ना? दोनों वापस जीप की तरफ चले आए और जीप के बोनट पर आ बैठे। मुन्ना ने एक नजर घाट की ओर देखा और कहा, जब भी तुम दिल से घाट पर आना चाहते हो, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती है। शायद बनारस हमारी किस्मत में ना हो और ना ये घाट। वंश ने दार्शनिक अंदाज में कहा तो मुन्ना ने उसके सर पर चपत लगाते हुए कहा, कुछ भी बोलता है। वंश मुस्कुराने लगा। जनवरी का महीना, रात में ठंड का वक्त था और वंश भी मुन्ना के साथ बैठा दूर तक फैले उस घाट को देखे जा रहा था। वंश के मन में आज दिन में हुई काशी से बात घूमने लगी। जब उसने गौरी से बहुत रूडली बात की, वो सब याद आते ही वंश मन ही मन कहने लगा, ये तुझे क्या हो गया है वंश? गौरी से ऐसे बात तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थी। उसे कितना बुरा लगा होगा। और क्या हो गया जो उसने तुम्हारी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं की? हो सकता है बिना तुम्हें जाने वो तुम्हारी दोस्त ना बनना चाहती हो। मुन्ना सही कहता है, कभी कभी ना मैं बहुत चिढ़ जाता हूँ। अब अगर उसे सॉरी भी कहूँ तो कैसे? काश इस बार काशी के साथ गौरी भी बनारस आए तो कितना अच्छा होगा। वंश गौरी के बारे में सोच रहा था और मुन्ना किसी और ही उलझन में था। शिवम का काम लगभग पूरा हो चुका था, उसे बस मुरारी की चिंता थी, क्योंकि इन सब में मुरारी बुरा फंसने वाला था और मुन्ना किसी तरह से अपने और शिवम के परिवार पर कोई आंच नहीं आने देना चाहता था। जब भी वह परेशान होता, उसे सिगरेट की तलब लगने लगती। मुन्ना ने अपनी जेब से सिगरेट निकाली और मुंह में रख ली। सिगरेट जलाकर उसने एक दो कश लिए कि वंश ने उसके हाथ से सिगरेट छीनते हुए कहा, मुझे भी पीनी है। वंश को सिगरेट पकड़नी तक नहीं आती थी। उसने उसे जैसे तैसे करके पकड़ा और एक सांस में खींच गया। जैसे ही धुआं उसके गले के नीचे उतरा, वह खांसने लगा। मुन्ना ने उसके हाथ से सिगरेट लेकर फेंकी और उसकी पीठ सहलाते हुए कहा, ए पागल है क्या तू? तू ये सब नहीं पीता, जानता है ना तू, फिर भी। मुन्ना, ये कितनी बकवास चीज है यार। कसम से आज के बाद कभी हाथ नहीं लगाऊंगा मैं इसे। वंश ने खांसते हुए कहा। मुन्ना ने उसे जीप में रखी पानी की बोतल पकड़ा दी। वंश ने पानी पिया और बोतल वापस मुन्ना की तरफ बढ़ाते हुए कहा, तू कैसे पी लेता है इसे? हर किसी के बस की बात नहीं होती और तेरे बस की तो बिल्कुल नहीं है। आइंदा से अगर इसे हाथ लगाया तो देखना, मुन्ना ने कहा और फिर वंश की पीठ सहलाते हुए कहने लगा, तू ठीक है ना? वंश मुस्कुराया और कहा, कितनी परवाह है ना तुझे मेरी। मुझे जरा से तकलीफ क्या हुई तो कितना परेशान हो गया। वंश की बातें सुनकर मुन्ना खामोश हो गया और कहा, वंश, चाहे तू हमसे 25 मिनट में ही क्यों ना पैदा हुआ हो, लेकिन है तो हमारा छोटा भाई ना। तुझे तकलीफ में नहीं देख सकते यार। अगर तू लड़की होता ना, कसम से अभी घुटनों पर बैठकर तुझे प्रपोज कर देता।
वंश ने शरारत से कहा। हट, कुछ भी। घर चले? मुन्ना ने घड़ी में समय देखते हुए कहा। लेकिन मैं तेरे घर रुकूंगा और पापा को तू संभाल लेना। वंश ने भी इस बार ड्राइवर सीट पर बैठते हुए कहा। दोनों घर के लिए निकल गए। किशोर के पास बहुत ही पुख्ता सबूत थे। उसने नहर वाले प्रोजेक्ट से जुड़े लोगों के खिलाफ अरेस्ट वारंट निकलवा लिया। अगला दिन बनारस में बहुत बड़ा दिन था। महादेव की बड़ी पूजा थी और शिवम ने तय किया कि आज वह नहर वाली जमीन पर शुगर फैक्ट्री की नींव रखेगा। सुबह तैयार होकर सब तैयारियों के साथ शिवम और मुरारी घर से निकल गए। उनके जाते ही सारिका बाबा के पास आई और कहा, बाबा, कैसे भी करके हमें शिवम जी को रोकना होगा। अगर उन्होंने उस जमीन पर फैक्ट्री का काम शुरू कर दिया तो बहुत बड़ी परेशानी हो जाएगी। केसर बहुत बुरा आदमी है, वह उस जमीन के लिए कुछ भी करेगा। शिवम जी जानते भी नहीं कि उनके इतने सारे दुश्मन हैं। चिंता मत करो बिटिया, जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए कहीं ना कहीं हम जिम्मेदार हैं। हमने शिवा से वो जमीन लेने को कहा। हमने उसे सपना दिखाया कि वहां शुगर फैक्ट्री शुरू करे, पर जब भी कोई इंसान अच्छा काम करता है तो उसके सैकड़ों दुश्मन बन जाते हैं। शिवा बनारस के लोगों का भला चाहता था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर है। बाबा ने उदास स्वर में कहा। हाँ बाबा, लेकिन बुराई पर हमेशा अच्छाई की ही जीत होती है। शिवम जी कभी कुछ गलत नहीं कर सकते, लेकिन आज न जाने क्यों हमें डर लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे अनजाने में उनसे कोई गलती हुई है। सारिका ने कहा तो बाबा ने अपना हाथ उसके हाथ पर रखा और कहा, भरोसा रखो बिटिया, महादेव सब ठीक करेंगे। सारिका मन ही मन शिवम और मुरारी के लिए प्रार्थना करने लगी। शिवम और मुरारी अपनी गाड़ी से बनारस के बाहर निकल चुके थे। नहर वाली जमीन बनारस से 10 किलोमीटर दूर जो थी। मुरारी और शिवम दोनों बातें कर रहे थे कि शिवम ने देखा ड्राइवर ने गाड़ी गलत रास्ते की तरफ मोड़ ली है। उसने ड्राइवर से कहा, अरे ये कहाँ लेकर जा रहे हो तुम? लेकिन ड्राइवर ने ध्यान नहीं दिया और गलत रास्ते पर गाड़ी चलाता रहा। मुरारी ने देखा तो कहा, ओ बेटा, कहाँ जा रहे हो? पहली बार बनारस से बाहर निकले हो का? गाड़ी सही रास्ते पर लो। ड्राइवर ने कुछ नहीं कहा, एक हाथ से स्टीयरिंग संभाला और दूसरे हाथ से बंदूक उठाकर पीछे तान दी। मुरारी ने देखा तो उसकी आंखें हैरानी से सिकुड़ गई और शिवम को कोई खास फर्क नहीं पड़ा। उसने शांत भाव से कहा, ये सब क्या है? कौन हो तुम और क्या चाहते हो? इस बार भी ड्राइवर ने कुछ नहीं कहा तो मुरारी भड़क गया और कहा, अबे पान खा के बैठे हो का? जवाब का ही नहीं दे रहे और जिस सक बकता है हंसी ठिठोली कर। देखो हमारी बात सुनो, तुमको जो चाहिए वो हम दे देंगे, पर बाद में, पहले हमारा वहां पहुंचना बहुत ही जरूरी है। ड्राइवर ने एक सुनसान जगह पर लाकर गाड़ी रोक दी और खुद गाड़ी से नीचे उतरकर गाड़ी को लॉक कर दिया। शिवम उलझन में पड़ गया क्योंकि अब तक वह समझ चुका था कि ये ड्राइवर उसका नहीं है, बल्कि कोई और है। ड्राइवर ने अपना चेहरा छुपा रखा था। कुछ देर बाद उसने किसी को फोन लगाया और गाड़ी का दरवाजा खोलकर शिवम को बाहर आने का इशारा किया। मुरारी और शिवम बाहर निकल आए। वे दोनों कोई गड़बड़ी करेंगे सोचकर ही उस लड़के ने दोनों पर पहले से ही बंदूक तान दी और अपने हाथों में पकड़ा फोन शिवम की तरफ बढ़ा दिया और बात करने का इशारा किया। मुरारी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने जैसे ही कुछ कहा, लड़के ने मुरारी के पैरों के साइड में गोली चला दी। मुरारी उछल पड़ा। एक पल को तो उसकी धड़कनें ही तेज हो गई थी और उसने डरते हुए कहा, अबे भांग खा रखी है का? बेटा हमको निकलने दो यहाँ से, तुम्हारी पिपटी नहीं बजाई ना तो हमारा नाम मुरारी कुमार मिश्रा नहीं। शिवम ने फोन कान से लगाया और कहा, हेलो हेलो पापा, पापा हम काशी बोल रहे हैं। ये कुछ लोग हैं, इन्होंने कहा इन्हें आपने भेजा है। ये हमें अपने साथ ले आए हैं पापा, हमें बहुत डर लग रहा है। दूसरी तरफ से काशी ने डरे हुए स्वर में कहा। काशी की आवाज सुनते ही शिवम के चेहरे का रंग उड़ गया और उसके चेहरे पर चिंता के भाव उभर आए। उसने डरते हुए कहा, बेटा बेटा आप घबराइए मत, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। पापा ये बहुत खतरनाक लोग हैं पापा, काशी ने डरे हुए स्वर में फिर कहा और फोन कट गया। भैया क्या हुआ? कौन था फोन पर? मुरारी ने भी घबरा कर कहा, आखिर कौन हो तुम और हमसे क्या चाहते हो? हमारी बेटी से क्या दुश्मनी है तुम्हारी?
तुम जैसा कहोगे हम वैसा करने के लिए तैयार हैं, बस हमारी बेटी को कुछ मत करना, शिवम ने लगभग रुआंसा होकर कहा। लड़के ने शिवम से फोन लिया और उन्हें वहीं बैठने का इशारा किया और खुद उन दोनों पर बंदूक तानकर सामने बैठ गया। शिवम को अब बस काशी की चिंता थी और मुरारी को इस लड़के पर गुस्सा आ रहा था, जिसकी वजह से नहर वाले प्रोजेक्ट में खलल पड़ा और साथ ही काशी भी मुसीबत में थी। उस लड़के की बात मानने के सिवा शिवम और मुरारी के पास कोई दूसरा तरीका नहीं था। शिवम की आंखों के सामने अपना अतीत घूमने लगा। अतीत की गलतियां आज भी उसका पीछा कर रही थी और शायद वो सामने वाला शख्स भी उसका अतीत ही था। केसर को जब पता चला कि शिवम और मुरारी नहर के लिए निकल गए हैं तो गुस्से से वह भी अपने आदमियों के साथ नहर वाले रास्ते की तरफ निकल पड़ा। प्रताप भी अपने कुछ आदमियों के साथ नहर वाले मामले में घर से निकल गया। सीएम सर ने भी इस प्रोजेक्ट के नाम पर खूब फंड खाया था, इसलिए वो भी चले आए। कमिश्नर सर भी इस प्रोजेक्ट से जुड़े थे और उन्होंने इसे कानूनी तौर पर रजामंदी दिलवाई थी, जबकि ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से गैर कानूनी था। मुरारी को इसमें शामिल इसलिए किया गया क्योंकि वह बनारस में विधायक था और शिवम को इसलिए शामिल किया गया क्योंकि बनारस के लोगों का शिवम पर बहुत विश्वास था। शिवम और मुरारी जाने के लिए निकले, लेकिन उनके बीच में ही किसी ने रोक लिया। जैसा कि प्रताप से मिलने वाले उस लड़के ने कहा था कि कुछ बड़ा होने वाला है, वह आज के दिन ही होना था। केसर को ना प्रोजेक्ट से मतलब था, ना ही किसी की दुश्मनी से। उसे बस ये जमीन चाहिए थी और बनारस में अपना गुंडा राज। जैसे ही सब वहां पहुंचे, केसर को देखकर सब घबरा गए। केसर ने सबको एक नजर देखा और फिर सीएम सर के गले आ लगा तो सबके चेहरों पर मुस्कुराहट लौट आई। केसर कोई और नहीं बल्कि सीएम का ही एक आदमी था। सभी शिवम और मुरारी के आने का इंतजार करने लगे। किशोर पहले से ही अपनी टीम के साथ वहां छुपकर बैठ गया था। जब उसने इन सबको एक साथ देखा तो उसे सारा खेल समझ आ गया। उसके साथ छुपे हुए कांस्टेबल ने कहा, सर सब तो आ चुके हैं, लेकिन शिवम और मुरारी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। किशोर ने लड़के को देखा और कहा, उन दोनों के लिए रुकने की जरूरत नहीं है, उन्हें मैं बाद में देख लूंगा, सबको अलर्ट कर दो। कहते हुए किशोर ने अपनी टीम को इशारा किया और सब अपनी बंदूकें ताने बाहर निकले और उन सबको एक साथ घेर लिया। अचानक हुए इस हमले से सारे लोग चौंक गए, लेकिन किशोर की फोर्स ज्यादा थी, इसलिए सब पकड़े गए। केसर जिसे पकड़ना मुश्किल था, लेकिन आज इस प्रोजेक्ट के चक्कर में वह भी फंस गया। उसने जैसे ही भागने की कोशिश की, किशोर ने उसके पैर पर गोली चला दी और वह गिर पड़ा। किशोर ने सबको गिरफ्तार कर वैन में डाला और वहां से निकल गया। उन सब लोगों का काला चिट्ठा उसके हाथ में था और आज उसे खुद पर बहुत गर्व महसूस हो रहा था। फाइल में शिवम और मुरारी के खिलाफ कोई सबूत नहीं था, ना ही आज शिवम और मुरारी इन लोगों के साथ थे, और ये दो बातें बार बार किशोर के दिमाग को परेशान कर रही थी। इन दो बातों का पता लगाने के लिए किशोर को शिवम और मुरारी से मिलना ही था, लेकिन पहले उसे उन सब गुनहगारों को थाने ले जाना था। किशोर सबको थाने लेकर आया। बनारस में यह खबर आग की तरह फैल गई। हर किसी के मुंह पर बस यही बातें थी। किशोर को ऊपर से ऑर्डर मिले हुए थे, उसने सारी फॉर्मेलिटीज पूरी की और सबको बड़े जेल भेज दिया, क्योंकि वह जानता था कि यहां से निकलना इन लोगों के लिए बहुत आसान है। किशोर ने इस बार अपनी पूरी जान लगा दी थी। सुबह से दोपहर होने को आई, शिवम और मुरारी अभी भी उस लड़के के साथ ही थे। मुरारी तो थक चुका था, लेकिन वही आलती पालती मारकर बैठ गया। शिवम बस काशी के बारे में सोचकर परेशान था। कई साल पहले उसी की दुश्मनी की वजह से सारिका मुसीबत में थी और आज वक्त फिर अपना इतिहास दोहरा रहा था। शिवम बुझी आंखों से कभी लड़के को देखता तो कभी दूसरी तरफ। आज इतने साल बाद वह उस दर्द से फिर गुजर रहा था जो सारिका के वक्त था, लेकिन आज उसके हाथ में कुछ नहीं था, क्योंकि शिवम अब बदल चुका था। तो दोस्तों, ये था मैं तेरी हीर भाग 49। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए आखिर कौन है ये आदमी जिसने शिवम और मुरारी से पंगा लिया है? किसने किया है काशी को किडनैप और क्यों? आखिर क्या है किशोर के इरादे? जानने के लिए सुनते रहिए मैं तेरी हीर।